वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही बार्सिलोना से रिलेटेड, मगर हम आज पॉजिटिव न्यूज़ नहीं कवर करेंगे कोई भी। आज थोड़ी नॉट सो पॉजिटिव न्यूज़ पे नज़र डालेंगे भाई। बार्सिलोना पे यूएफए सैंक्शंस लगा सकती है। क्यों लगा रही है, किस लिए लगा रही है, हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज़ हम जो बात करने वाले हैं वो ter Stegen के ऊपर है। क्या ट्रबल क्रिएट कर सकता है ter Stegen? 2028 तक उनका भाई कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ, और वो क्या अगर अपने पे आए बंदा तो क्या क्या कर सकता है। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी, इन्हीं दो टॉपिक्स पे कहीं ना कहीं हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जो कि है यूएफए की सैंक्शंस। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के कान में भी अगर ये बात पड़ चुकी है कि भाई बार्सिलोना पे फिर से एक और बार यूएफए सैंक्शंस लगा सकती है, ऑब्वियसली फॉर वायलेशन ऑफ द एफएफपी रूल, तो बिल्कुल ये बात में बिल्कुल 100% दम है। और बार्सिलोना, अगर आपको ध्यान ना हो तो भाई अक्टूबर में 2024 में ऑलरेडी बार्सिलोना पे एक सैंक्शन लग चुकी थी। पीनलाइज किया गया था, बेसिकली सैंक्शन तो नहीं कहूँगा मैं, बट पीनलाइज किया था। 500 के यूरोज हमने पे किए थे एज अ पेनल्टी, जो हमने एफएफपी रूल्स वायलेशन किए थे। तो ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, किस लिए लगाया जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, ये मैटर एक्चुअली है 2022 का, 2022 जून का ये एक्चुअली मैटर है। बार्सिलोना अपने टीवी राइट्स बेचती है। आपको ध्यान होगा कि भाई एक लीवर भाई कहीं ना कहीं आता है लपोर्ता, और वो खींचता है, दैट इज़ कि वो टीवी राइट्स को बेचता है। और उस टीवी राइट्स को ऐसा बेचा कि अभी तक 40-50% पैसा अभी तक आया ही नहीं है लिटरली। बट चलो वो बात की बातें अलग है। बट हमें नेचुरली वो चीज़ें करनी पड़ी, मजबूरी में करनी पड़ी। अपनी वेज बिल एज वेल एज एफएफपी की जो करंट सिचुएशन थी भाई, आपको पता ही है कि मेसी एंड ऑल द सुपरस्टार की सैलरी जो भी थी भाई, उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था हमारे वेजेस पे, हमारी एफएफपी पे। और अगर ये नहीं करते तो हम भाई ला लीगा में भी पिटते, और यूएफए में भी हमारे ऊपर काफ़ी सारी सैंक्शंस लग सकते। तो हमने ये लीवर खींचा। बार्सिलोना के अकाउंटेंट ने कहीं ना कहीं इसको अपनी एज अ इनकम शो करा। वहीं जब यूएफए ने ऑडिट किया तो उन्होंने इस इनकम को क्लियरली बोल दिया कि ये टेंजेबल इनकम नहीं है। और कुछ याद आ रहा हो आपको, दिमाग में ज़रा सा जोर डालो भाई, अभी वीआईपी बॉक्सेस वाला कुछ याद आया? टेंजेबल इनकम नहीं है भाई। सिमिलर कुछ चीज़ हुई है अभी रिसेंट में कि भाई हमने वीआईपी बॉक्सेस भेज दिए, बट वहाँ पे कोई वीआईपी बॉक्सेस थे ही नहीं। कोई भी मतलब वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं थी वीआईपी बॉक्सेस जहाँ पे बनाया जाए, या फिर मतलब स्टेडियम ही नहीं था उस टाइम पे बना हुआ। तो सिमिलरली जो लालिगा ने अभी किया, वही चीज़ यूएफए ने उस टाइम पे करी कि दीज आर नॉट अ टेंजिबल एसेट्स जो आप बेच सकते हो, एंड दैट्स वाई यू कांट इंक्लूड जो भी मतलब आपने इनसे इनकम कमाई है। तो वो उसकी जो भी केस हुआ, जो भी उसके रिजल्ट्स आए, वो तो भाई कहीं ना कहीं बार्सिलोना को 500 की जो पेनल्टी लगी बार्सिलोना पे कर दी। बट अब दोबारा कौन सी लग रही है? तो भाई दोबारा बार्सिलोना ने जून में पहला बेचा था, जुलाई में उसी साल 2022 में एक और बार हमने कुछ परसेंटेज ऑफ द शेयर्स फिर से बेचे हमने अपने टीवी राइट्स के भाई। तो उसकी पेनल्टी लगने वाली है इस पे। यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो बार्सिलोना के हाथ में कुछ है नहीं। उन्होंने वायलेशंस जो दोनों करी हैं वो 1 मंथ के गैप में करी हैं, और जो रिजल्ट आया है वो 2 साल बाद आया है। तो मतलब दूसरे वायलेशन पहले वाले का जो रिजल्ट आया है उसके बहुत पहले कर चुके हैं बार्सिलोना। तो एक ही रिक्वेस्ट यहाँ पे बार्सिलोना कर सकती है कि कहीं ना कहीं उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो वायलेट कर रहे थे सेकेंड टाइम, और अगर ऐसा है तो भाई हम लोग नहीं करते। ये एक मतलब एक्सक्यूज़ दे सकते हैं वो सामने जो भी अथॉरिटी बैठेगी। तो मे बी अगर उस चीज़ को इग्नोर कर सकती है अथॉरिटी तो भाई वो करेगी, वरना भाई मैं आपको बता दूं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बार्सिलोना के लिए। सबसे पहले तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ फाइन बार्सिलोना को पे करना पड़ सकता है, दैट इज़ 500 के यूरोज बार्सिलोना ने पे करे हैं लास्ट टाइम वाली जो पेनल्टी थी। और ये ऑब्वियसली सेकेंड वाली पेनल्टी उससे ज़्यादा होगी। अब ये कितनी ज़्यादा होगी इसका अमाउंट नहीं आया, बट मोस्ट प्रोबेबली डबल या फिर 4 गुना हो सकती है। तो कुड भी 2 मिलियन हो सकती है, कुड भी 1 मिलियन हो सकती है। सेकेंडली यहाँ पे दूसरा जो पेनल्टी लग सकती है बार्सिलोना के ऊपर वो है कि भाई जो ग्रुप स्टेजेस होते हैं यूसीएल के नेक्स्ट ईयर जो होने वाले हैं, उसमें पहले से ही बार्सिलोना के कुछ पॉइंट्स डिडक्ट कर लिए जाए। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर बार्सिलोना भाई अच्छे पॉइंट्स भी गैदर कर लेती है, टॉप 8 में फिनिश भी कर जाती है नेक्स्ट सीजन फिर से, तो कुछ मार्जिन ऑफ पॉइंट्स कट सकते हैं, जिसकी वजह से वापस से उनको जो नॉकआउट या फिर वो जो ग्रुप स्टेजेस खेलने पड़ते हैं, ग्रुप स्टेजेस नहीं जो भी मतलब वो होते हैं राउंड ऑफ 32 वाले जो भी मैचेस होते हैं, उनको खेलना पड़ सकता है बार्सिलोना को। थर्ड पेनल्टी बार्सिलोना के लिए ये हो सकती है कि एक नंबर ऑफ प्लेयर्स ही खिला सकते हैं आप यूसीएल में, उन्हीं का नाम दे सकते हैं। तो जो कि अभी आई थिंक 26 प्लेयर्स की एक लिस्ट आपको देनी होती है यूसीएल में खेलने के लिए।
तो बार्सिलोना के लिए कहीं ना कहीं रिड्यूस्ड नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे, मे बी इट कुड बी 24, 23, 22। बार्सिलोना उतने ही सेट ऑफ प्लेयर के साथ खेल सकती है, नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ खेल सकती है। ऑब्वियसली प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं तो वो एक दो ऊपर नीचे होते जाते हैं, बट नंबर्स उतने ही रहेंगे। हम लोग 22 प्लेयर्स या 24 प्लेयर्स के साथ ही खेल पाएंगे। तो और ये ऐसा भी हो सकता है कि इनको कंबाइन भी किया जा सकता है कि एक हायर अमाउंट ऑफ पेनल्टी एज वेल एज पॉइंट डिडक्शन और नंबर ऑफ प्लेयर्स विल बी रिड्यूस्ड फॉर द यूसीएल टीम। तो मतलब ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है बार्सिलोना के लिए। एंड बार्सिलोना अगर ये इनमें से कुछ भी हो जाता है, पेनल्टी अगर हम लोग अमाउंट को छोड़ दिया जाए, फाइन को छोड़ दिया जाए, तो बाकी दोनों कंडीशन में बार्सिलोना के लिए बहुत ही बुरी हैं। तो कहीं ना कहीं भाई फ्यूचर का जो नेक्स्ट सीजन का यूसीएल का जो हमारी जर्नी हो सकती है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स ter Stegen का टॉपिक, जहाँ पे भाई इतने इंटरव्यूज ter Stegen ने दे दिए हैं, इतने इंटरव्यूज दे दिए हैं जितने भाई उसने यूसीएल में बुरी तरीके से हम लोग गुप पे गोल खाने के बाद उसने एक इंटरव्यू नहीं दिया होगा तमीज का। तब से मैं देख रहा हूँ भाई, जर्मनी में जब से गया है तब से भाई 4-5 इंटरव्यूज़ तो वो ऐसे ही दे चुका है, और हर इंटरव्यू में यही बोल रहा है कि बार्सिलोना और मेरी अभी तक बात ही नहीं हुई है कि भाई मुझे छोड़ के जाना है या नहीं जाना है। और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई मैं एज अ मेन स्टार्टिंग गोलकीपर रहने वाला हूँ नेक्स्ट सीजन में बार्सिलोना में। आई एम गोइंग टू प्ले इन बार्सिलोना 2025 सीजन 26, ऐसे करके क्लियरली उसने बोल दिया लॉन्डे ने। अब भाई बातें तो कोई भी कुछ कर सकता है लिटरली, बट उसके अभी हक में 2-3 चीज़ें हैं डेफिनेटली। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसका कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है, ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी बच रहा है। एज़ पर अगर जो भी ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है जो सैलरीज का है, उसको अगर आप देखें तो 6 मिलियन से लेके 7 मिलियन तक उसकी एनुअल सैलरी है। और अगर आप उसकी वीकली सैलरी को निकालें तो 125K की सैलरी बनती है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। बार्सिलोना अगर बैठ के चाहे तो खिला सकती है, बट कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में बार्सिलोना आ सकती है अगर 4 गोलकीपर 3 गोलकीपरों को खिलाना पड़ जाए तो। सेकेंड चीज़ है, कहीं ना कहीं बंदे ने अभी रिसेंट में पे कट लिया है, थोड़ा डेफर्ड वेजेस भी उसके बाकी हैं, और अगर वो छोड़ के जाता है दोस्तों तो वो 1 रुपया छोड़ के नहीं जाने वाला है। जब वो छोड़ के जाएगा यहाँ से तो वो अगले आने वाले 2 से 3 साल की सैलरी पे नेगोशिएशन करके जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम लोग बात करके चले तो 20 से 25 मिलियन उसकी सैलरी बनती है आने वाले 3 सालों की। तो अगर वो इस सीज़न में छोड़ के जा रहा है तो मुझे ये मान के चल रहा हूँ कि उसको हमें 12 मिलियन जेब में दे के रवाना करना पड़ेगा। काफ़ी खर्चा होगा मतलब बार्सिलोना का अगर उसको हम भेजते हैं यहाँ से तो, बट जो है सो है भाई, हमें निकालना तो पड़ेगा ही। एक डील भाई मुझे बहुत कड़क नज़र आती है, और कई सारे लोग आप लोग भी कह रहे हैं कि अगर हमें भाई लेफ्ट विंगर चाहिए और भाई रैशफोर्ड दीवाना हो रखा बार्सिलोना का, उस हिसाब से एक मैन यूनाइटेड के साथ भाई स्वैप डील कर लें क्या भाई, कि मतलब मैन यूनाइटेड को अपना गोलकीपर चेप दिया जाए, एट द सेम टाइम भाई हम लोग रैशफोर्ड ले लें और हमें भी कुछ वजन सा फील नहीं होगा और उनको भी भाई अपनी मुसीबत जो है हमारे गले में डालने का मौका मिल जाएगा। क्या सोचते हो दोस्तों आप इस डील के बारे में भाई, कि स्वैप डील होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिकॉज कल का गेम जो उसने खेला है भाई, बाय द वे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दी है भाई। ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा जोश भाई 5-7 साल का जो जोश उसके अंदर भरा हुआ था वो फाइनली निकल गया कल के गेम में। और ऐसे गेम 2-3 और गेम खेल लेता यार, अब तो बाहर ही हो गए खैर, मगर अगर खेल लेता 2-3 गेम्स तो मेरे हिसाब से भाई आ जाती बढ़िया बढ़िया टीम्स आ जाती उसको खरीदने के लिए। भाई सऊदी से तो आ ही रहे हैं, बट उसको यूरोप में रहना है ऑब्वियसली फॉर 2026 जो भी वर्ल्ड कप है उसके लिए। बट या आप ज़रूर बताइए दोस्तों स्वैप डील के बारे में जो हमारी आपसे बातचीत चल रही है मैन यूनाइटेड के साथ, क्या लगता है भाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, करवा दे क्या? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।